डियर स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स के विचारों का अध्ययन करते समय मार्क्स के विचारों पर किन और विचारधाराओं का, स्थितियों का और विचारकों का प्रभाव पड़ा, यह अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। वस्तुतः कोई भी विचारक दो स्थितियों से प्रभावित होता है। एक तो वह जिन्हें वह पढ़ता है, जिन विचारों को वो ग्रहण करता है, और वह स्थितियाँ जिनका वो सामना करता है। तो इस दृष्टि से कार्ल मार्क्स के ऊपर तत्कालीन विचारधारा और विचारकों का प्रभाव भी पड़ा, और उस समय की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उन्होंने भी उनके विश्लेषण में निर्णायक तत्व का निर्वाह किया। मैंने यहाँ देखिए बोर्ड में 3-4-3-2 ऐसे सर्कल्स बनाए हैं। तो इसे मैंने याद करने की दृष्टि से आप कैसे याद रख सकते हैं, इसलिए बनाए हैं। हीगलवाद का प्रभाव, फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव और ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव। तो मैंने 4 ऐसे हीगलवादी विचारों को मानने वाले विचारकों के नाम बताए हैं जिनका विश्लेषण और प्रभाव दोनों मार्क्स के दर्शन पर पड़ा। 3 फ्रांसीसी समाजवादियों के नाम बताए हैं, विचारकों के नाम बताए हैं जिन्होंने मार्क्स के दर्शन को, मार्क्स के विचारों को आधार प्रदान किया। और 2 ऐसे अर्थशास्त्रियों के नाम बताए हैं जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से बाजार, श्रमिक संबंधों, पूंजीपतियों के विनियोग के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से मार्क्स को प्रभावित करते हैं। वस्तुतः हीगलवाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक ऐसा अमूर्त दर्शन है जो राज्य को सर्वोपरि मानता है, राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है, और मानता है कि राज्य और राजा एक विश्वात्मा की अभिव्यक्ति है, एक डिवाइन फोर्स की अभिव्यक्ति है। और चूंकि राजा जो करेगा, राज्य जो करेगा वो सही होगा, इसलिए उसकी आज्ञा का पालन करना ही नागरिक का कर्तव्य है। इस अर्थ में 4 विचारक प्रमुख हैं जो हीगलवाद का अनुसरण करते हैं। लेकिन इनमें कौन कौन से विचारक हैं? गुडविन फायरबाख, हेग, ऑर्नेल्ड रूक, एडगस बाकर एंड कोपेन। ये चारों विचारक हीगल के इस प्रभाव को स्वीकार करते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन निहित है, गतिशीलता है, और निरंतर गतिशीलता से स्वाभाविक परिवर्तन की गति में बढ़ा जा सकता है। अमूर्त दर्शन के पक्षधर हैं, अमूर्त विश्वात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और व्यक्ति को राज्य से कमतर मानते हैं। लेकिन इसमें गुडविन फायरबाख ने अपने विचारों को परिवर्तित किया और उसको मानववादी दृष्टिकोण से देखते हुए धर्म की भी मानववादी व्याख्या प्रस्तुत की, और जो उस समय का जर्मन विज्ञानवाद था उसकी आलोचना की, और जो भौतिक तत्व था, पदार्थ, परिवर्तन की जो वास्तविकता थी, उसमें भौतिक तत्व को महत्वपूर्ण माना। तो मार्क्स ने यहाँ हीगलवाद के इस प्रभाव को तो स्वीकार किया कि परिवर्तन गत्यात्मक है, निरंतर है, आंतरिक विरोधाभासों के कारण होता है, प्रकृति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस अमूर्त दर्शन में, इस अमूर्त तर्क में मार्क्स की अधिक रुचि नहीं रही। तो मार्क्स ने उसको अमूर्त की जगह मूर्त दर्शन के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसलिए कहा भी गया है कि हीगल का दर्शन सिर के बल खड़ा हुआ था और मार्क्स ने उसे सीधा कर दिया और पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। कहने का आशय ये कि मार्क्स ने इस दर्शन को वास्तविक आधार पर विश्लेषित करके प्रकृति के साथ उसके संबंध को किस प्रकार से जोड़कर समाज में आमूलचूल परिवर्तन का आधार बनाया जा सकता है, इसके ऊपर अपना समस्त विश्लेषण प्रस्तुत किया। तो हीगल का द्वंद्ववाद वाद प्रतिवाद संवाद की त्रयी के माध्यम से परिवर्तन को स्पष्ट करता है। लेकिन हीगल का द्वंद्ववाद अपने सर्वोच्च रूप में कहाँ जाकर समाप्त होता है? जर्मन राष्ट्र में, जर्मन राष्ट्रवादिता में, जर्मन राष्ट्रीयता में और जर्मन्स की सर्वोच्चता के सिद्धांत में जाकर समाप्त होता है। लेकिन मार्क्स द्वंद्ववाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए भी जहाँ मौलिक अंतर स्पष्ट करते हुए एक नई दिशा ले जाते हैं, और उनका राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय संदर्भों से परे एक भिन्न संदर्भ उभर कर आता है, और वह है विश्व समुदाय का संदर्भ, विश्व समाज का संदर्भ, जो संपूर्ण मानव को, मानव जाति को आधार बना के कोई मौलिक परिवर्तन की परिभाषा लिखने के साथ ही प्रारंभ हो सकता था। दूसरा है
फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव। फ्रांसीसी समाजवादियों में हम लोग सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और प्रूदो का नाम विशेष रूप से लेते हैं। ये तीनों ही विचारक समाजवाद, समाज के महत्व, व्यक्ति से बड़ा समुदाय का महत्व, इस आधार पर अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं। और इनके अनुसार राज्यविहीन, वर्गविहीन, शोषणविहीन समाज की रचना की जा सकती है। समाज का समस्त साधनों पर नियंत्रण, ये बड़ा काल्पनिक और क्रांतिकारी विचार है, लेकिन इस काल्पनिक विचार को वास्तविक में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। तो काल्पनिक आधार पर जो परिवर्तन था वो क्या था कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व हो, ऐसा समाज हो। श्रमिकों का उत्थान हो, ऐसा समाज हो। श्रमिकों का उत्थान कैसे होगा? जब शोषक वर्ग का विनाश होगा, शोषक वर्ग समाप्त होगा और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। तो ये 1, 2, 3, 4, ये देखिए, ये जो 4 बिंदु हैं, ये 4 बिंदु ये स्पष्ट करते हैं कि समाजवाद के चारों तत्व फ्रांसीसी समाजवादियों के मूल दर्शन में निहित थे। लेकिन चूंकि उनके पास कोई ऐसी रणनीति, कोई ऐसा माध्यम, कोई ऐसा सटीक प्रस्तुतिकरण नहीं था, तो इसलिए इसको काल्पनिक समाजवाद माना जाता है। तो मार्क्स ने इन सभी सिद्धांतों को स्वीकार किया, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व को भी, श्रमिकों के उत्थान को भी, शोषक वर्ग के विनाश की प्रक्रिया को भी और वर्गहीन समाज की स्थापना के लक्ष्य को भी। तो इस दृष्टि से फ्रांसीसी समाजवादी भी मौलिक भूमिका का निर्वाह करते हैं मार्क्स के राजनीतिक दर्शन को शेप देने में। ब्रिटिश अर्थशास्त्री 19वीं सदी में, आप सभी जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात में 19वीं सदी तक आते आते पूरे यूरोप का परिदृश्य बदल चुका था। बड़े फैक्ट्री, बड़े कल कारखाने, अधिक मजदूर, अधिक उत्पादन, अधिक लाभ की प्रवृत्ति से यूरोप का नक्शा पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। ऐसे में एडम स्मिथ और रिकार्डो ने 2 मूल सिद्धांत दिए थे। एक तो श्रम आधारित मूल्य सिद्धांत और एक था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का आशय क्या था कि आप श्रमिकों से अतिरिक्त श्रम के माध्यम से अधिक उत्पादन करके ऐसा अतिरिक्त मूल्य किसी भी वस्तु से ले सकते हैं, वस्तु के विस्तार से ले सकते हैं, वस्तु के निर्यात से ले सकते हैं, वस्तु के विक्रय से ले सकते हैं, जिससे वो जो अतिरिक्त मूल्य होगा वो किसी भी पूंजीवादी व्यवस्था के लिए अधिक लाभकारी होगा, जिससे पूंजीपति का हित होगा। वस्तुतः एडम स्मिथ और रिकार्डो ने ये जो पूंजीपतियों के हित का सिद्धांत प्रस्तुत किया, इसे मार्क्स ने विश्लेषित किया, समझा, लेकिन मार्क्स ने यहाँ इसका नवीन विश्लेषण प्रस्तुत किया और इन दोनों ही सिद्धांतों को अपने दर्शन में सम्मिलित करते हुए इसको पूंजीवाद के निहित हित का अनावरण करने के लिए प्रयोग किया। अर्थात मार्क्स ने इन दोनों ही सिद्धांतों को इस दृष्टि से प्रयुक्त किया कि किस प्रकार पूंजीवाद और किस प्रकार पूंजीपति श्रम और अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से श्रमिकों का शोषण करते हैं और स्वयं अधिक से अधिक पूंजीपति बन जाते हैं। तो मार्क्स का मूल उद्देश्य पूंजीवाद के अनावरण का था, जिसके माध्यम से श्रमिकों का हित संरक्षित किया जा सके। तो इस प्रकार हेगल वादी प्रभाव, फ्रांसीसी प्रभाव और ब्रिटिश प्रभाव 4, 3, 2 के फॉर्मूले में आप याद रख सकते हैं। दूसरा पक्ष कि उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां क्या थी जिसके कारण मार्क्स और एंजल्स ने इतना रूपांतरणकारी दर्शन प्रस्तुत किया। वस्तुतः 19वीं सदी में, जैसा मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात में पूरे यूरोप का परिदृश्य बदल चुका था और पूर्व के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्ग थे वो समाप्त हो चुके थे। नवीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक वर्गों का उदय हो चुका था। उत्पादन के साधनों में धीरे धीरे कुछ अधिक विनियोग करने वाले पूंजीपति वर्गों का नियंत्रण हो चुका था। चूँकि उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण हो रहा था, फलतः उत्पादन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक था श्रम, और जो बहुतायात में था श्रमिक, उसका भी एक नए वर्ग के रूप में, एक नए संगठित समुदाय के रूप में उदय होना प्रारंभ हो चुका था। वस्तुतः फ्रांस का जो बुद्धिवाद था, फ्रांस में जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का मूल्य था, वो उदारवाद के उदय के साथ साथ धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। क्योंकि उदारवाद जब राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर रहा था, तो उसके राजनीतिक, आर्थिक संस्करण के रूप में पूंजीवादी बाजार, पूंजीवादी विनियोग और पूंजीवादी हित ही सर्वाधिक
महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में तत्कालीन स्थितियों में प्रकट हो रहे थे। लेकिन इसे एक वैश्विक विकल्प के रूप में या वैश्विक स्थायी अवधारणा के रूप में स्वीकार करने के स्थान पर मार्क्स और एंजल ने इस पूंजीवादी केंद्रित व्यवस्था की जगह किस व्यवस्था को अधिक महत्वपूर्ण माना? श्रमिक केंद्रित व्यवस्था को, श्रमिक आधारित बाजार को, श्रमिक प्रेरित लक्ष्य को। और इसको एक तार्किकता के साथ प्रस्तुत किया कि जो भी दर्शन, जो भी लक्ष्य और जो भी माध्यम किसी भी प्रकार से श्रमिकों से संबंधित नहीं है तो वो किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर्वहारा वर्ग के पास सबसे महत्वपूर्ण ताकत है, शक्ति है, साधन है और वो है श्रम। बिना श्रम के, बिना सर्वहारा वर्ग को एकत्र किए, बिना किसी तार्किकता के, बिना उसको आंदोलन की रूपरेखा देखे हम मौलिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो मार्क्स और एंजल्स ने दोनों ने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया कि श्रमिक आधारित नवीन विचारधारा, नवीन दर्शन, नवीन रणनीति और नवीन लक्ष्य ही मार्क्सवादी चिंतन का आगामी लक्ष्य होगा, आगामी दर्शन होगा।